हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 5। इसमें चैप्टर 2 का मैं पढ़ा रही हूँ अभी आपको। मैंने वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 4 तक ऑलरेडी हमारे चैनल पे पोस्ट कर दिया है। वीडियो 4 में मैंने ये बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उनकी मीनिंग्स क्या होती हैं और कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं। हमने कंट्रीब्यूटर्स में बच्चों 2 लोगों की बात की थी। एक मैंने बात की थी F.W. टेलर की और सेकंड मैंने बात की थी हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे चैनल में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो हेनरी फ्योल्स के अगर आपको प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहे हैं तो यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बट F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स हमारे चैनल पे नहीं थे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। कभी कभी एक प्रिंसिपल का भी मीनिंग इसमें पूछ लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए जो हम कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर लाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 है F.W. टेलर के लिए। F.W. टेलर हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने हर प्रिंसिपल में साइंस से रिलेटेड बात की है। अब साइंस से रिलेटेड मतलब टेक्निक्स, ओके। तो इन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स की बात की है उसमें आपको साइंस या साइंटिफिक वर्ड मिलेगा। इनके लिए आपको याद रखना है कि ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से जाने जाते हैं। तो कभी कभी वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ लेता है या फिर आपका अल्टरनेटिव्स जो होते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स में भी आपसे पूछ लेता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आंसर विल बी व्हाट, F.W. टेलर। अब प्रिंसिपल्स में एक एक करके अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे पहला प्रिंसिपल इन्होंने जो दिया है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। देखिए, अब साइंस का क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी चीज़ को किसी कॉज एंड इफेक्ट से जानते हैं, मतलब कोई चीज़ जो थ्योरेटिकली नहीं हम प्रैक्टिकली मानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको फ्री के एडवाइजेस देते हैं जबकि इनका कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। तो F.W. टेलर जी ने ये कहा है बच्चों कि कोई भी छोटा सा छोटा काम भी हमें साइंस मतलब साइंटिफिक वे से करना चाहिए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, देखिए यहाँ पे हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब क्या बोलते हैं F.W. टेलर जी कि जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनमें हार्मोनी होनी चाहिए, मतलब कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, हमारे बीच में एक्चुअली हार्मनी नहीं होगी या फिर टीम वर्क नहीं होगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फेल हो जाएगा। थर्ड देखिए लिखा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है सोलो थॉट प्रोसेस, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचूं। बहुत सारे लोग आजकल पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं या फिर हमारे घर के आसपास के लोग या घर में भी हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन या अपने होम में या फिर आप आसपास देखेंगे तो कुछ लोग कोऑपरेटिव भी होते हैं और कुछ लोग इंडिविजुअलिज्म भी सोचते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में F.W. टेलर ये बोलते हैं कि हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं सोचना है, हमें सोचना है ऑर्गेनाइजेशन का, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी हमारा गोल अचीव होगा। अब लास्ट जो इसका प्रिंसिपल है इन्होंने जो दिया है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफ़िशेंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए इसमें ये बोला गया है कि हमको अपना बेस्ट देना है, हर इंडिविजुअल को अपना अपना बेस्ट देना है
ताकि हम इफ़िशेंसी वर्क ले सकें। अब इफ़िशेंसी क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे सपोज़ हमने 10,000 का इनपुट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाला है, तो हम चाहेंगे कि वो जो 10,000 का इनपुट हमने डाला है ना बच्चों, वो हमको मोर देन 15 या 16,000 में वापस होके मिले। वाई? बिकॉज अगर सपोज़ हमने 10,000 का इनपुट सपोज़ कहीं पे डाला है, तो अगर हमारा जो आउटपुट है वो ही 8,000 का निकलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन एक लॉस में होगी। आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है। तो ये थे उनके कुछ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो का है बच्चों, वो है आपका इनकी टेक्निक्स। इनकी टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुई थी। जो फर्स्ट टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूंगी। अगर आपको कोई टेक्निक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। बिकॉज इनके ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इफ़ यू वांट, तो मैं एक अलग से आपको इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है बच्चों, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 8 बॉस स्कीम, इसका नाम है, आप ध्यान रखिएगा, 8 बॉस स्कीम में डिवाइड करने की बात की है। इसमें इन्होंने फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है। जैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनियर, ये हुए 4। ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज जो होंगे वो इन 4 लोगों को हैंडल करेंगे। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये 4 लोगों को कौन गाइड करेंगे? प्रोडक्शन इंचार्ज। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, इसको हम बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं। एक पर्सन के अंडर कुछ लोग होंगे और दूसरे पर्सन के अंडर कुछ लोग होंगे, और वो उनको कोऑर्डिनेटली क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे या एक दूसरे को समझाएंगे, जो भी उनका प्रोसेस होगा। 8 बॉस स्कीम क्या होती है कि फंक्शंस के हिसाब से इनको डिवाइड कर देना। जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तो ये क्या करेंगे? सबको इंस्ट्रक्शन देंगे। रूट क्लर्क, ये आपको वे बताएंगे कि कैसे आगे सामान जाएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में ये डिसाइड करेंगे कि हमको एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है और कितनी कॉस्ट लग रही है। डिसिप्लिनियर ये देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है कि नहीं। स्पीड बॉस ये देखेगा कि स्पीड हो रहा है कि नहीं, काम धीरे तो नहीं हो रहा है। गैंग बॉस ये देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स या टीम्स बनी हैं उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस कहीं पे भी अगर कुछ टूट जाता है, कुछ मेंटेन करना पड़ता है, तो वो ये देखेगा। लास्ट लिखा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर एक ओवरऑल एक्टिविटी कंट्रोलिंग का काम करता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप आपको ये है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें सेकंड जो बात आती है वो आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनी बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जैसे अभी पतंजलि है, ठीक है, डाबर है ना, ये क्या करती है? एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कोई भी आप कंपनी ले लीजिए जिसका नाम है, जैसे नेस्ले एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो भी जैसे कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि ISI करके मार्क भी होता है इनका, ठीक है, FCCI करके मार्क होता है। तो इनमें कुछ मार्क्स होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का कोई भी चीज़ बनाते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे बिस्किट्स में, तो हमने ब्रिटानिया के बिस्किट्स बहुत खाए हैं, पार्ले जी के बिस्किट्स खाए, ठीक है, हाइड एंड सीक, ये सब क्या है? ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो एक कंपनी बनाती है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी कोई लोकल प्रोडक्ट अगर अपना सपोज़ कोई प्रोडक्ट बेचता है तो हम उस चीज़ को नहीं लेने को करते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव जस्ट गॉट सो मैनी थिंग्स इन अवर माइंड कि हम बचपन से पार्ले जी खाते आए, तो वी वॉन्ट ओनली पार्ले जी। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो लोगों को पसंद आ रही है और वो हाई क्लास हो, वो उसको एक्सेप्ट करें। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में टेलर जी ये बोलते हैं कि कोई भी वर्क को जितना हो सके सिंप्लीफाई करो और चीज़ों को और प्रोसेस को ना बढ़ाओ।
थर्ड पॉइंट है, देखिए इसमें मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। ये कुछ स्टडीज़ हैं जो की जाती है मेथड स्टडी में। अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो किसी भी प्रोसेस को कैसे करते हैं वो। मोशन स्टडी में क्या करते हैं कि कितनी टाइप के मूवमेंट्स हो रहे हैं आपके वर्क में। टाइम स्टडी में टाइम देखा जाता है। और फटीग स्टडी में है बच्चों, फटीग में आपको याद रखना है ये कि फटीग मतलब होता है बोर्डम या मोनोटोनी अवॉइड करने के लिए हमको ब्रेक्स देने चाहिए लेबर्स को, ये इसका मतलब है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम की। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं तो बुक की अगर हम लैंग्वेज में हम बात करें तो टेलर ने एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट दिया है। इन्होंने ये बोला है ही वांटेड अ डिफरेंशिएट बिटवीन इफ़िशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। ठीक है, मतलब इफ़िशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स क्या होते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो कम काम करते हैं। सपोज़ मैंने एक पर्सन को 3 घंटे दिए, ठीक है। अब ए जो है वो 100 प्रोडक्ट्स बना रहा है उस 3 घंटे में, और बी जो है वो बना रहा है आपके 55 प्रोडक्ट्स। तो ए है एफिशिएंट वर्कर और बी है इनएफिशिएंट वर्कर। तो ए की जो सैलरी है बच्चों वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू बी। तो यही बात करते हैं टेलर जी हमारे कि आपको हर वर्कर को सेम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 घंटे के हिसाब से अगर हम बात करें ना बच्चों, तो ए एंड बी को दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। बट अगर एफिशिएंसी के हिसाब से बात करें तो ए को लगभग डबल मिलना चाहिए बी के। तो टेलर हमारे ये बोलते हैं, जो FW टेलर हैं, कि हमको वर्क के हिसाब से सामने वाले को पेमेंट करना चाहिए, ना कि टाइम के हिसाब से। अब लास्ट है इनका मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में बात करें बच्चों तो मेंटल रिवॉल्यूशन इन्होंने ये बोला है कि आपस में हमारा टीम वर्क होना चाहिए और हमारे जो एटीट्यूड होते हैं, ठीक है, वर्कर्स के, वो शांति वाले होने चाहिए। हमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, जैसा मैंने हार्मोनी एंड डिस्कॉर्ड में बताया। तो ये थे कुछ उनके टेक्निक्स और कुछ प्रिंसिपल्स। आज का वीडियो हमारा यही है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको जो भी क्वेरी हो यू कैन कमेंट डाउन। आप हमें टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं इन नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच।